बातें मत करो। लाइट किसने करी वीडियो बरोबर? हाँ काय म्हटलं? नाही हा लाईट लागलं काही फरक पडतो का म्हटलं व्हिडिओमध्ये? दिसते ना बरोबर? नाही ह्या एंड पर्यंत तो दिसतो ना बोर्ड. बस चलो बातें मत करो, इधर ध्यान दो. बताओ कल हमने क्या पढ़ा था? इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट. ऑक्सीजन CO2 के ट्रांसपोर्ट के बाद लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज, उनको भी रिवाइज किया था. तो कितने फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन? कौन से दो फॉर्म में बताओ? ऑक्सीमोग्लोबिन एंड इन अ डिसॉल्व फॉर्म. ओके. और कार्बन डाइऑक्साइड कितने फॉर्म में ट्रांसफर होता है? कौन से तीन फॉर्म्स है? dissolved in the plasma, in the form of bicarbonate, and third is in the form of कार्बाअमीनोहीमोग्लोबिन. ओके. अलग अलग लंग वॉल्यूम्स, लंग कैपेसिटीज के बारे में पढ़ा था. आज क्यों कम बच्चे आए? आज क्या है? बहुत से बच्चे अब्सेंट है आज. काय दिसलं तुला? कारण म्हटलं सुवीर सारखा करत आहे का तुम्ही? वो सुवीर में एक मूंगी के पीछे भागता है. जैसे उसको मूंगी मिल गई तो किचन में दौड़ के आता है प्लास्टिकची वाटी वगैरे घ्यायला असं मारायसाठी. जोपर्यंत तिकडे काही घ्यायला येते ते मुंगी तिकडनं गेलेली असते. मग परत त्याला शोधत असतो. नहीं, नॉन वेजिटेरियन लोग खाता वगैरह नहीं है, वो सिर्फ खाता है. चलो इधर ध्यान दो. तो इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद में ब्रीदिंग पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन वगैरह हुआ. उसके बाद आपको दिया है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. सो हाउ डू वी हैव कंट्रोल ऑन अवर रेस्पिरेशन? हमारा जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग वगैरह का जो मैकेनिज्म रहता है, समझ या बेंच पर जाना है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो टू कंट्रोल ऑन अवर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वी हैव सम रेस्पिरेटरी सेंटर्स. ओके. तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर्स. बातें मत करो और मेरे साथ रिवाइज करो. तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बताओ? दे आर प्रेजेंट इन पॉन्स वैरोलाई. ब्रेन का वो पार्ट पॉन्स वैरोलाई जानते हैं आप. प्लस दे आर आल्सो प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो हमारे ब्रेन में दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है पॉन्स वैरोलाई और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. ओके. तो रेस्पिरेटरी सेंटर्स दोनों तरफ है, पॉन्स वैरोलाई में भी है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी है. मेडुला ऑब्लोंगेटा में सबसे पहले प्रेजेंट होता है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. ओके. डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है? याद करो, इंस्पिरेटरी सेंटर्स. घर से पढ़ के आया करो थोड़ा सा, मतलब रिवीजन में आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन का पार्ट है, उसमें एक जगह है जिसको बोलेंगे डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. एंड इस डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को कौन सा सेंटर बोला जाता है? इंस्पिरेटरी सेंटर. मतलब वो हमारे इंस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है. ओके. इसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है. मेडुला में दूसरा होता है वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. इट एक्ट एज अ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर्स. तो वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? इंस्पिरेटरी सेंटर एज वेल एज एक्सपिरेटरी सेंटर. पॉन्स वैरोलाई में एक सेंटर प्रेजेंट है जिसको कि बोलेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर. तो पॉन्स वैरोलाई का न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या क्या कंट्रोल करता है बताओ? इट लिमिट्स द
inspiration. It controls the slow wave sleep and it controls the rapid eye movement sleep. अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे समझ लो ये एक बार फिर से। इंस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए 3 सेंटर हो गए। फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर आल्सो लिमिट्स द इंस्पिरेशन, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, मेडुला की, ये सब इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है ये वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहता है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि पॉन्स वेरुलाe में है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो पॉन्स वेरुलाe का न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्लो वेव स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये ऑनलाइन में ही पढ़ाया था आपको कि व्हेन यू आर इन अ डीप स्लीप, जब आप लोग बहुत ही गहरी नींद में रहते हैं, तो बहुत ही गहरी नींद में जब रहते हैं तब क्या होता है कि जिस तरीके से अभी आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उसी तरीके से तब भी आपकी बॉडी गहरी नींद में, जब आप सपने देखते हो, व्हेन यू आर इन योर ड्रीम्स, तब आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि अभी कर रही है। बस बॉडी का फिजिकल मूवमेंट नहीं होता पर अंदर से बॉडी उतना ही एक्टिव होता है आपका। प्लस आपकी जो आई बॉल्स है, जैसे अभी हम लोग जगे हुए हैं तो हमारी आईज इधर उधर घूमती रहती है, आई बॉल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो सेम मूवमेंट होता है ड्यूरिंग द ड्रीम्स। उसको बोला गया है रैपिड आई मूवमेंट। समझ में आया? जब ड्रीम्स देखते हैं तब आईज का सेम तरीके से मूवमेंट होता है जैसे अभी जगते हुए होता है। सो दैट इज रैपिड आई मूवमेंट। और इसको कौन कंट्रोल करता है? फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। लेकिन जब हम सपने नहीं देखते हैं उस वक्त में नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो मेडुला में तीसरा सेंटर है न्यूमोटैक्सिक के एंटागोनिस्टिक अपोजिट, जिसको बोला जाता है एपन्यूस्टिक सेंटर। ओके, तो मेडुला में थर्ड है एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या कंट्रोल करेगा? इट कंट्रोल्स द नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट को कंट्रोल करेगा एपन्यूस्टिक सेंटर। समझ में आया ये? तो ब्रीदिंग का जो रेगुलेशन है, कंट्रोल है, इट इज विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटर। तो इंस्पिरेशन के लिए और एक्सपिरेशन के लिए कहाँ पे है रेस्पिरेटरी सेंटर्स? रिपीट करो, pons varular and first center in medulla oblongata is called as a dorsal group of neurons। क्या कंट्रोल करेगा? इट एक्ट एज अ inspiratory center। दूसरा क्या रहता है बताओ? ventral group of neurons। इट एक्ट एज अ inspiratory and expiratory centers। Then third one is nothing but a agnostic center। क्या कंट्रोल करेगा ये? non rapid eye movement। और पॉन्स वेरुलाe में क्या प्रेजेंट रहता? अगेन रिपीट करो, क्या प्रेजेंट होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये क्या कंट्रोल करेगा? रेस्पिरेशन। इट कंट्रोल द स्लो वेव स्लीप। इट कंट्रोल्स द रैपिड आई मूवमेंट। समझ में आया ये? ओके, तो ये अलग अलग सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारा जो रिफ्लेक्स होता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का, ब्रीदिंग का रिफ्लेक्स, उसको कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? उसको याद करो, हेरिंग रिवर्स रिफ्लेक्स। ओके, सो हेरिंग रिवर्स रिफ्लेक्स का मतलब क्या रहता? तो लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स रहते हैं। जैसे एयर लंग्स में एंटर करती है, थोड़ी बहुत एयर जब भी हमारे लंग्स में एंटर करेगी, लंग्स के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने से लंग्स स्ट्रेच हो जाएंगे, लंग्स में एयर भर जाएगी, इंस्पिरेशन हो गया। तो इसके लिए सिग्नल कौन देगा? तो जैसे एयर अंदर आई, लंग्स के स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। ओके, सिग्नल जाता है इंस्पिरेटरी सेंटर को। इंस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा? एयर को अंदर आने देगा, लंग्स पूरे एयर से भर जाएंगे। ये सिग्नल लेके जाने का काम करती है वैगस नर्व। दिया है आपको टेक्स्ट बुक में कि जैसे ही लंग्स के रिसेप्टर्स, जैसे एयर अंदर आई, लंग्स में रहता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स, तो लंग्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। लंग्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने से जो वैगस नर्व रहती है, वैगस नर्व इंस्पिरेटरी सिग्नल को सेंटर लेके जाती है, सिग्नल लेके जाती है। इंस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। इंस्पिरेटरी सेंटर जैसे एक्टिवेट होगा, तुरंत बहुत सारी एयर अंदर आ जाएंगी और लंग्स जो है वो पूरे भर जाएंगे। उसके बाद इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट किया जाता है, एयर पूरी बाहर निकल जाएंगी और लंग्स जो है वो डिफ्लैट हो जाएंगे। मतलब सब काम कौन करता है? लंग्स के स्ट्रेच रिसेप्टर। लंग्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो खींचे गए
तो इंस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, इंस्पिरेशन होगा। इंस्पिरेटरी सेंटर स्टॉप हो गया, एयर बाहर चली गई, लंग्स डिफ्लेट हो गए, तो इसको बोलते हैं हेरिंग रिवर्स रिफ्लेक्स। ये हमें हेल्प करता है टू कंट्रोल द स्पीड एंड डेप्थ ऑफ अ ब्रीदिंग। तो हमारा ब्रीदिंग पे कंट्रोल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग स्विमिंग ब्रीदिंग अलग तरीके से होता है, इट फॉलोज डिफरेंट पैटर्न। कल जो हमने पढ़ा रामदेव बाबा के अलग अलग आसन, अलग अलग तरीके का ब्रीदिंग उसमें करना होता है। रनिंग, जो रनर अपने ब्रीथ को कंट्रोल करके रखता है वो बहुत ज्यादा बहुत लॉन्ग टाइम तक रन कर सकता है। सुना होगा आपने कि रनिंग में बस ब्रीदिंग का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्विमिंग में ब्रीदिंग का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर इनहेलिंग अ इरिटेटिंग गैस देन यू शुड स्टॉप योर ब्रीदिंग। ओके, तो इसीलिए ब्रीदिंग का कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, जो हेरिंग रिवर्स रिफ्लेक्स की वजह से आएगा। ओके, अब इसके बाद आपको और दो छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं, नहीं उसके पहले डिसऑर्डर्स दिए है ना। तो डिसऑर्डर में क्या क्या डिसऑर्डर दिया है आपको? सबसे पहले दिया है एम्फाइसेमा। क्या होगा एम्फाइसेमा में? ब्रेकडाउन ऑफ अल्वियोलाई। तो लंग्स के जो अल्वियोलाई है वो डैमेज होंगे, उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। दूसरा आपको दिया है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। देख रहे हो सब लोग चार्ट वो टेक्स्ट बुक में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक का मतलब क्या रहता है? फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से ब्रोंकियोल्स का जब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, उसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन जस्ट अभी अभी हुआ, उसको बोलेंगे एक्यूट ब्रोंकाइटिस। उसके बाद एक्यूट ब्रोंकाइटिस दिया है ना, बहुत लंबे समय से ब्रोंकियोल का प्रॉब्लम रहता है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जस्ट रिसेंट कोई ब्रोंकियोल में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ देन इट इज नोन एज द एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको दिया है साइनसाइटिस। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे साइनसिस का प्रॉब्लम है, सुना होगा आपने, मुझे नहीं, उनको जो बोलते हैं उनको, मुझे नहीं प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग बताते ना कि यहाँ पे साइनसिस है, तो साइनसिस का प्रॉब्लम वगैरह रहता है। ओके, तो कंटिन्यूस उनको एलर्जिक सर्दी रहती है, हमेशा सर्दी जुकाम रहेगा, उनका सर दुखते रहेगा। अच्छी बात है हेडेक होना, पता है चलता है ना कि है कुछ तो भी अंदर मेजे में। ओके, लैरिंजाइटिस, बस ध्यान दो। तो लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन, लैरिंग्स के प्रॉब्लम्स, लैरिंजाइटिस। न्यूमोनिया मतलब अल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड कैविटीज तैयार होना। अल्वियोलाई जो रहता है इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, उसको निमोनिया नाम देंगे हम। ओके, उसके बाद में एस्थमा। एस्थमा एलर्जिक कंडीशन है। तो एस्थमा में क्या बताया था आपको, प्रॉब्लम किस में होता है, इंस्पिरेशन में या एक्सपिरेशन में? एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है एस्थमा में, एयर प्रॉपर एक्सपायर नहीं हो पा रहा है, ब्रोंकियोल्स जो है वो प्रॉपरली एयर को एक्सपायर नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ अ ब्लॉकेजेस। तो एस्थमा में एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आपको दिया है वो चार्ट में, ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं उस जगह से जो डिसऑर्डर मिलेंगी उसको ऑक्यूपेशनल रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलेंगे, जैसे कि सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। लंग्स में सिलिका के पार्टिकल जमा होना, लंग्स में एस्बेस्टस के पार्टिकल जमा होना, इससे अल्वियोलाई डैमेज होना, ये सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। तो ये डिसऑर्डर्स आपको याद रखनी है, मैच द पेयरिंग में वगैरह आ सकते हैं, इवन नीट में भी मैच द पेयरिंग में डिसऑर्डर सिम्टम ऐसा आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे ब्रीदिंग वाला जो लेसन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। हाँ, लास्ट में दो टॉपिक दिए हैं छोटे छोटे। एक दिया है आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। ओके, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। सी, बातें मत करो, इधर ध्यान दो। वेंटिलेशन का मतलब क्या है? एक पर्सन है जो कि ब्रीथ करने की कैपेसिटी नहीं रखता, उसे हम मशीन पे रखते हैं वेंटिलेटर में। वेंटिलेटर मशीन क्या करती है, एयर जो उसके लंग्स में भरना, लंग्स से एयर बाहर निकालना, लंग्स में एयर भरना, लंग्स से एयर बाहर निकालना, ये काम जब मशीन करती है उसको बोलेंगे हम लोग वेंटिलेशन। दूसरा आपने सुना है कि लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, तो दैट पर्सन इज कैपेबल ऑफ ब्रीदिंग, मतलब पर्सन ब्रीद कर रहा है। ओके, बट द पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो उसको ऑक्सीजन मास्क लगा के ऑक्सीजन देते हैं। समझ में आया आपको?
वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजन देना, उसमें फर्क क्या है? वेंटिलेशन में पर्सन को मशीन पे रखा जाता है, वेंटिलेटर पे। मशीन का काम है उसके लंग्स में एयर भरना, लंग्स से एयर निकालना। पर्सन खुद होके ब्रीथ कर रहा है क्या? नहीं। और जब पर्सन को ऑक्सीजन दिया जाता है तो उसमें पर्सन ब्रीथ करता है, वो खुद ब्रीदिंग कर रहा है, एयर वो खुद अंदर ले रहा है, बस हमने उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करके रखा है। तो दो चीज़ों में डिफरेंस, ऑक्सीजन में वो खुद ब्रीथ करता है और वेंटिलेटर पे रखा है तो वो खुद ब्रीथ नहीं कर रहा है। मशीन लंग्स में हवा भरती है, लंग्स में से हवा निकालने का काम करती है, इन अ सिंपल वर्ड्स। ठीक है, ये उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेसन चालू किया है सर्क्यूलेशन। तो ब्रीदिंग यहाँ पे स्टॉप किया है, नेक्स्ट लेसन जो है दैट इज अ सर्क्यूलेशन। तो सर्क्यूलेशन में पहला टॉपिक आपको क्या दिया हुआ है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले टॉपिक में आपको बोला है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फ्लूइड। देखो, अगर हम हमारे बॉडी की बात करेंगे तो इन अवर बॉडी टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स आर देयर। एक रहता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम। ऐसे दो सिस्टम हमारे बॉडी में है जो कि ब्लड और लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ओके, बट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम अ लोअर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम एकदम बेसिक लेवल से चालू करेंगे ट्रांसपोर्ट का, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में सपोज है अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो इस यूनिसेल्युलर अमीबा में जो ट्रांसपोर्ट रहेगा वो इंटरनल होगा ना। इंटरनली उसके अंदर में सिंगल सेल के अंदर में फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। तो सिंगल सेल के अंदर उसके ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ अ साइटोप्लाज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में लाइक अमीबा साइटोप्लाज्म घूमते रहेगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलेंगे हम उसको, या उसको बोलेंगे साइक्लोसिस। ओके, सर्कुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? बॉडी में फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होना। ओके, तो अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म से चालू करते हैं यूनिसेल्युलर अमीबा, तो अमीबा के बॉडी का जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म वो सिंगल सेल में ट्रांसपोर्ट होते रहता है। कैसे? बाय मूवमेंट ऑफ अ साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है बताओ? साइक्लोसिस। थोड़ा अमीबा से अगर हम आगे जाते हैं तो स्पॉन्जेस, हाइड्रा मतलब सिलेंटरेट, ये एनिमल्स हमें मिलते हैं। तो अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो स्पॉन्जेस में अंदर कैविटी होती है, बॉडी कैविटी। स्पॉन्जेस के अंदर में बॉडी कैविटी होती है और उस बॉडी कैविटी में वाटर सर्कुलेट होता है। तो स्पॉन्जेस और हाइड्रा के अंदर होता है वाटर का सर्कुलेशन, वाटर घूमते रहता है स्पॉन्जेस और हाइड्रा के अंदर। अमीबा में साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और थोड़ा एनिमल किंगडम में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चपटे वाले वर्म्स, फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स के लिए आपको टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिया है पैरेन्काइमल सर्कुलेशन। ओके, तो फ्लैट वर्म्स के लिए पैरेन्काइमल सर्कुलेशन हो रहा है, सेल टू सेल। पैरेन्काइमल सर्कुलेशन सेल टू सेल और अराउंड द सेल्स। फ्लैट वर्म में सेल टू सेल और अराउंड द सेल ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लूइड का। और थोड़ा उसके आगे जाएंगे तो राउंड वर्म्स। ओके, राउंड वर्म्स में क्या हो रहा है? तो राउंड वर्म्स मतलब एस्केरीज वगैरह, एस्केरीज नाम सुना है ना आपने? एस्केरियासिस, पेट में होने वाले कीड़े। ओके, तो एस्केरीज में क्या होता है कि उसकी बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और बॉडी वॉल के कॉन्ट्रैक्शन से फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एस्केरीज में। दैट इज नोन एज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो एस्केरीज में हो रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, मतलब उसकी बॉडी वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्शन से फ्लूइड उसके बॉडी में घूमते रहता है। ओके, और थोड़ा सा एनिमल किंगडम में अगर हम आगे जाएंगे तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो सबसे पहली जो सिस्टम आई है दैट इज ओपन सर्कुलेशन। कॉकरोच याद है कितने चेंबर वाला हार्ट रहता कॉकरोच में? बड़े दिल वाला है कॉकरोच। 13 चेंबर का हार्ट होता है कॉकरोच में। बोर्ड्स में नहीं था, नीट में था, ये हमने पढ़ा है। 13 चेंबर का हार्ट होता है कॉकरोच में और वो जो हार्ट रहता है कंटिन्यूअस ब्लड को पंप करता है। तो कॉकरोच में क्या है कि हार्ट ने जो ब्लड को पंप किया, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ
ब्लड बाहर निकला, पूरे बॉडी ऑर्गन को नहला रहा है, फिर हार्ट में जा रहा है, बाहर निकल रहा है, पूरे बॉडी ऑर्गन को नहला रहा है, फिर हार्ट में जा रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब नो ब्लड वेसल्स आर देयर। हार्ट जस्ट ब्लड को पंप करेगा, हार्ट से निकलने वाला ब्लड डायरेक्ट पूरे बॉडी ऑर्गन के तरफ जाएगा, तो उस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? ओपन सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है ना ये, मतलब याद आ रहा है पढ़ाया हुआ? तो हार्ट से ब्लड पंप होगा, पूरे बॉडी ऑर्गन के तरफ डायरेक्ट जाएगा, नो ब्लड वेसल्स आर देयर, उसको बोलेंगे ओपन सर्कुलेशन। ठीक है। दूसरा क्या रहता है फिर अगेन? क्लोज्ड सर्कुलेशन। तो क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब क्या रहता है? क्लोज्ड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लोज इन अ ब्लड वेसल्स। ये हम लोगों में मिलता है, सारे हायर एनिमल्स, मैमल्स इंक्लूडिंग मैन। हमारे बॉडी में हार्ट ने जब ब्लड को पंप किया तो ब्लड बाहर आया, वेन्स में, कैपिलरीज में, आर्टरीज के थ्रू फ्लो होकर फिर हार्ट के तरफ गया, मतलब ब्लड पासेस थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो ओपन सर्कुलेशन में क्या रहता है? देयर इज नो ब्लड वेसल्स। अनक्लोज्ड सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। समझ में आया? तो ये जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे, ब्लड या फिर फ्लूइड, लोअर ऑर्गेनिज्म में तो फ्लूइड है। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? यूनिसेल्युलर अमीबा से। वहां से किसका ट्रांसपोर्ट होता है? अंदर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है, फ्लूइड को ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को रिपीट करो। साइक्लोसिस। उसके बाद में स्पॉन्जेस, हाइड्रा जैसे सिलेंटरेट, इनके अंदर में क्या होता है बताओ? वाटर सर्कुलेशन होता है। ओके। उसके बाद में फिर, अरे इतना एकदम ऐसे ठंडा रिस्पॉन्स मत दो, क्रैश कोर्स में फास्ट पढ़ाया जाता है तो ऐसे एनर्जी के साथ रिवाइज भी करना होता है। बताओ उसके बाद क्या पढ़ाया आपको? फ्लैटवर्म्स में क्या रहता है? पेरिकाइमल सर्कुलेशन। उसके बाद में आते हैं राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स में बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्शन से फ्लूइड स्प्रेड होता है, क्या बोलेंगे उसको? उसके बाद में थर्ड आएगा मीन्स देयर आर नो ब्लड वेसल्स। ओके, हार्ट ब्लड पंप करेगा और वो डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन्स को नहलाएगा। उसके बाद में आता है क्लोज्ड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड वेसल्स आर, ब्लड वेसल्स रहेंगी वहां पर जिसके थ्रू ब्लड पास होगा। ओके। अब अगेन हायर एनिमल में सर्कुलेशन के दो अलग अलग, मतलब क्लोज्ड सर्कुलेशन के दो टाइप रहते हैं। ओके। क्लोज सर्कुलेशन का पहला वाला टाइप क्या रहता है? याद करो, सिंगल सर्कुलेशन, और दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन में एग्जांपल आपको क्या दिया? फिशेस। क्या होगा फिशेस में? सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या है पहले तो वो बताओ। ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ओनली वंस। देखो, ब्लड हार्ट के थ्रू जब सिर्फ एक बार पास होगा उसको बोला जाएगा सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन मतलब ब्लड हार्ट से सिर्फ एक बार होके गुजरता है। ब्लड इज पासिंग थ्रू द हार्ट ओनली फॉर अ सिंगल टाइम, उसको बोलेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन। तो इसमें हार्ट कौन सा वाला ब्लड पंप करता है बताओ? हाँ, हार्ट इज पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया, उसको वेनस ब्लड भी बोलते हैं या वेनस सर्कुलेशन भी बोलेंगे। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर किसकी तरफ जाएगा? गिल्स। गिल्स में क्या ऐड होगा? उसमें ऑक्सीजन। गिल्स में क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड किसके तरफ गया है? बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन को यूज किया, क्या रिलीज किया? CO2, मतलब वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। किसके तरफ जा रहा है वो? अगेन हार्ट। फिर ध्यान दो, एक बार बताते हैं। फिशेस में उनका जो हार्ट होता है ये पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे फिशेस ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया, ये ब्लड गिल्स के तरफ गया। गिल्स में ब्लड में ऑक्सीजन जाकर के ऐड हुआ। ठीक है, गिल्स में ब्लड में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी पार्ट्स की तरफ गया। बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन को यूज किया, फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर हार्ट के तरफ। हार्ट पंप करेगा गिल्स के तरफ, गिल्स से जाएगा बॉडी पार्ट्स के तरफ, बॉडी पार्ट्स से हार्ट के तरफ, मतलब हार्ट से सिर्फ एक ही बार ये ब्लड गुजरता है। सो दैट सर्कुलेशन इज नोन एज अ सिंगल सर्कुलेशन। कहाँ पे मिलेगा ये हमको? इन फिशेस। समझ में आया? दूसरा, हमारे बॉडी में जो हमें देखने को मिलता है उसको क्या बोला जाता है बताओ? इट इज डबल सर्कुलेशन।
तो डबल सर्कुलेशन मतलब कैसे होता है, तो उसके लिए आपको याद करना होगा हार्ट का स्ट्रक्चर। ऐसा ड्रॉ करेंगे क्या, एमबीबीएस में ड्रॉ करना है, ऐसे निकाल देंगे वो कॉलेज से, आपको 12th में ड्रॉ करना तो फेल कर देंगे। ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है छोटे बच्चों वाला, ओके 12th वाले बच्चों का नहीं। फिर भी आप लोग हार्ट की डायग्राम बिल्कुल इम्प्रॉपर ड्रॉ करते हो, देखा है मैंने आपके टेस्ट सीरीज के पेपर में काहीच होणार त्या डायग्रामला, काहीच नाही, म्हणजे पाहाव नाही वाटत, ऐसा लगता है कि डायरेक्ट क्रॉस करके माइनस में मार्किंग होनी चाहिए आप लोगों की। एमबीबीएस में कलरफुल डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, कलरफुल पेंसिल नहीं पेन यूज करके। अब पेन यूज करके ड्रॉ करना है तो कितना परफेक्ट होना चाहिए, सोचो आप लोग। सारे मार्क्स डायग्राम पे रहते हैं, उसमें थेरी वेरी कोई नहीं पढ़ता क्या लिखा है, डायग्राम कितनी स्पेसिफिक है, और कलर जो रहते हैं ना पेन के, वो मतलब डिसाइडेड रहते हैं कि ये चीज बताने के लिए ये कलर, वो चीज शो करने के लिए वैसा, ये सब वहाँ पे डिसाइडेड होता है, ओके। तो डबल सर्कुलेशन, हार्ट से ब्लड पास होगा फॉर 2 टाइम्स, ध्यान दो भी यहाँ पे। सो ह्यूमन हार्ट जो रहता है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स, ओके। क्या नाम है इस चेम्बर का बताओ, राइट एट्रियम, इस चेम्बर का नाम है राइट वेंट्रिकल, इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, और इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। सो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो सबसे पहले पूरे बॉडी का जो ब्लड रहता है, देखो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन में हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी कवर हो रहा है आपका, दोनों टॉपिक कवर होंगे, ब्लड का सर्कुलेशन भी और हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी कवर होगा। तो पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चेंबर में जाएगा, राइट एट्रियम। कौन लेकर जाएगा, तो ऊपर वाले बॉडी ऑर्गन से जो राइट एट्रियम में ब्लड लेके जाएगा उसका नाम क्या है, सुपेरियर वेना केवा, ओके। सो सुपेरियर वेना केवा ऊपर वाले बॉडी ऑर्गन से हार्ट के तरफ ब्लड लेके जाएगा। नीचे के जितने भी बॉडी पार्ट्स है वहां से ऊपर हार्ट के तरफ ब्लड लेकर के कौन जाएगा बताओ, यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में डालेंगे। उसके अलावा हार्ट का जो वॉल है वो भी खुद ब्लड यूज करता है, तो हार्ट ने जो यूज किया हुआ ब्लड रहता है वो भी कहाँ पे डाला जाता है, इन राइट एट्रियम। कौन से ओपनिंग के थ्रू डाला जाएगा बताओ, ये कोरोनरी साइनस। फिर से एक बार ध्यान दो, ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर, ये है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। कैसे आया, ऊपर से ब्लड लेकर कौन आया है यहाँ पर, सुपेरियर वेना केवा। नीचे से आया इंफीरियर वेना केवा। हार्ट की वॉल ने खुद ने जो ब्लड यूज किया वो भी ये चेंबर में एंट्री करेगा विद द हेल्प ऑफ अ कोरोनरी साइनस। फिर राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन निकलता है ये बताओ, पल्मोनरी ट्रंक। पहले इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक की ब्रांचेस होती है, पल्मोनरी ट्रंक की ये ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज जो है बाइफरकेट हो रही है, 2 लंग्स के तरफ जाएंगे, तो लंग्स में गई है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ पे जाता है, लंग्स के तरफ। लंग्स में जाने के बाद CO2 निकल जाता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। कैसे, परसों पढ़ा ना हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे एक्सचेंज हुआ, तो लंग्स में जाने के बाद ब्लड का CO2 बाहर निकल गया, ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों लंग्स से हार्ट के तरफ लेकर के कौन आने वाला है बताओ, पल्मोनरी वेन्स। ये एक्सेप्शन है कि वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ओके। तो एक लंग्स से 2 वेन निकलती है, 2 लंग्स है, राइट वाले लंग्स से 2 पल्मोनरी वेन आएगी, लेफ्ट वाले लंग्स से 2 पल्मोनरी वेन्स आएंगी। ऐसी ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी और ब्लड को कहाँ पर एंट्री करवाएंगी, ये लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन एंटर करवाएंगे कौन सा वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के कौन निकलता है, एओर्टा।
सिस्टेमिक एओर्टा लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेके निकलता है एंड इट ट्रांसफर्स द ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट। समझ में आया? एओर्टा जो है वो ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स के तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स के तरफ ट्रांसफर करेगा। तो ये जो सर्कुलेशन पढ़ा इसमें हमने क्या देखा कि ब्लड पासेस ट्वाइस द हार्ट। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से आया राइट साइड में, एट्रियम वेंट्रिकल लंग्स के तरफ गया, और लंग्स से ब्लड फिर हार्ट में आया लेफ्ट साइड में, और फिर गया है एओर्टा से बॉडी के तरफ। मतलब 2 बार गुजर रहा है ब्लड थ्रू अवर हार्ट। सो दिस इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। ओके, अब इसमें अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में सोचते हैं तो हमको एक पॉइंट यहाँ पे मिला था, याद करो आप, कि पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक एओर्टा इनके बीच कुछ कनेक्शन होता है। क्या बोलते हैं इस कनेक्शन को, बताओ? ये पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टेमिक एओर्टा, इनमें क्या रहता है? कनेक्शन। इनमें क्या होता है? पाइप। इस पाइप को फीटस में, अनबॉर्न बेबी में क्या बोला जाता है, बताओ इस पाइप को? डक्टस आर्टरीओसस। ओके, ओपन रहता है या क्लोज रहता है? ये ओपन रहता है। कशाला मी खाली आल्यावर मग पाहू आपण. आहे फेविकॉल आहे ते लेडीजच्या मागे तिथे आहे फेविकॉल. तो ध्यान दो, ये है पल्मोनरी ट्रंक और ये यहाँ से निकल रहा है सिस्टेमिक एओर्टा. ओके, तो पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टेमिक एओर्टा में एक पाइप होता है, उस पाइप को बोलेंगे डक्टस आर्टरीओसस, जो कि जन्म से पहले ओपन रहता है, क्योंकि बिफोर बर्थ हार्ट में ब्लड का क्या होते रहता है? मिक्सिंग. उस दिन भी हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन लेसन जो अभी अभी खत्म किया, उसमें बताया कि जन्म से पहले फीटस खुद रेस्पिरेशन करता है क्या? नहीं, मदर से ऑक्सीजन मिल रहा है तो नो प्रॉब्लम. हार्ट में बहुत सारे होल्स होते हैं, याद आया क्या? आपको बताया था इसके पहले भी कि बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड के बर्थ से पहले जब हार्ट डेवलप हो रहा है तब हार्ट में एक्चुअली बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस डक्टस आर्टरीओसस. बहुत सारे ओपनिंग्स रहते हैं हार्ट में. ओके, जैसे जैसे बर्थ का टाइम पास आते जाता है वैसे वैसे ये ओपनिंग्स क्या होते जाते हैं? सील होते जाते हैं, बंद होते जाते हैं. अगर किसी वजह से एक आधा ओपनिंग बंद नहीं हुआ तो फिर हार्ट में क्या क्रिएट होता है? होल. तो हार्ट में होल मतलब अंदर जाके कोई ड्रिल से होल कर रहा है क्या? नहीं. तो एक्चुअली हार्ट में पहले ही ओपनिंग्स थे, आइडियली वो क्लोज होने चाहिए थे जन्म के वक्त, जो नहीं हुए, इसीलिए हार्ट में ये होल वगैरह कुछ रह जाते हैं. ओके, तो पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टेमिक एओर्टा के बीच का पाइप क्या बोला है हमने उसको? डक्टस आर्टरीओसस. कहाँ पर? फीटस में, वहाँ पे वो ओपन होता है. आज किसी के है क्या हार्ट में होल वगैरह? मौला रोके. अभी जनवरी में फिर मैराथन में दौड़ना है आपको. नाश्ता मला वाटलंच, म्हणजे बस मी बोलताना डोक्यात असा माझ्या विचारच आला की आता मी मॅरेथॉनचं नाव काढल्यावर मला 2-3 जण विचारणार आहे नाश्ता काय आहे म्हणून. दौड़ने के लिए आना है, खाने के लिए नहीं. बस 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 हो गया, ध्यान दो इधर. देंगे ना, बिना नाश्ता दिए तो भेजेंगे नहीं आप लोगों को. जरूर इस बार थोड़े बड़े लेवल पे करेंगे मैराथन. मतलब पिछले बार अपन सिर्फ ट्यूशन की बिरयानी, बड़े लेवल पे मैराथन मतलब ज्यादा दौड़ना. सुबह 9 बजे बिरयानी खाएंगे आप लोग. कौन सी वाली? नॉनव्हेज. याची तो खूपच मस्त मजा आहे. मी सांगितलं आहे का तुम्हाला हा किस्सा? फेलिसिटेशन आपला 2 वर्ष आधी मी सांगितलंय बघा. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ जिनको नहीं यार. एक फेलिसिटेशन अपना प्रोग्राम था ट्यूशन का 2 साल पहले. तो उस प्रोग्राम में क्या हुआ था, मैंने हाथ ऊपर करवाने के लिए लगाए थे क्योंकि बच्चों की डिमांड थी चिकन बिरयानी. तो बाकी का मेन्यू वेज का बहुत सारा था, पर जिनकी डिमांड थी चिकन बिरयानी, मुझे लगा बच्चों को क्या नाराज करना है. ठीक है, तो प्रोग्राम में रखी चिकन बिरयानी. मैंने पहले बोला हाथ ऊपर करो, सच में कितने लोग खाएंगे, तो अपने प्लेट के हिसाब से ऑर्डर देनी पड़ेगी ना उसको भी, कैटरिंग वाले को. तो ऐसे बताया. और फिर मैं तो उधर प्रोग्राम में वगैरह थी. फिर जब वो कैटरिंग वाले के पास गई तो बच्चे मेरे पास में आ रहे थे, मॅडम चिकनचे पीसेस नाही उरले, चिकनचे पीसेस नाही उरले. मग त्या कॅटरिंग वाल्याला म्हटलं, मग ते 2-3 पोरं
मॅम पहा म्हणते यांनी हात वरती नव्हता केला, यांनी नव्हता केला, यांनी नव्हता केला. जो ट्यूशन में वेज बता रहे थे उन सब ने बिरयानी खाई बोले. तो ऐसे 20-30 बच्चे जिन्होंने वेज ही खाएंगे बोला था, उन सब ने बिरयानी खाई. तो आप लोग ऐसा मत करना. अपना फेलिसिटेशन पार्टी वगैरह होंगी अभी 2 महीने के बाद. तो अगर आपकी डिमांड रहेगी तो पूरी करेंगे, बट ऑनेस्टली बताना कि कौन कौन खाने वाला. ठीक है. नहीं खाने वाले मेरे साइड में, खाने वाले दूसरे साइड. हाँ, सर के साइड में खाने वाले, मेरे साइड में बिना खाने वाले. इतक्या चांगल्या चांगल्या गोष्टी आहे आयुष्यात खाण्यासाठी, है की नाही. मला तर लॉजिकच नाही कळत त्याच्या मागे क्या टेस्ट रहती है उसमें. देखा है खाके, ऐसा लगता है कि आपको मुझे खिलाने होगा. सुरभि सर सब जबरदस्ती करके 1-2 बार खिला चुके हैं. एक बाइटच्या वरती मी नाहीच खाऊ शकत. वो घूमने लगता है मेरे मुंह के अंदर, अलग ही लगता है थोड़ा सा. और जो खाते हैं उनको ये बातें अजीब लगती है कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है. ठीक है, चलो अभी वेज नॉनवेज का डिस्कशन खत्म करते हैं. मैराथन में बिरयानी नहीं रहेंगी बस, बाकी पार्टी में वगैरह रखेंगे. अभी बोर्ड पर आप ध्यान दो. लास्ट 2 मिनट का लेक्चर बचा है, देखो इधर ध्यान दो. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इधर ध्यान दो. पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक एओर्टा, इनमें कनेक्शन रहता है. ओपन पाइप उसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस. लेकिन आज जो क्लोज हो चुका है हमारे बॉडी में, ये क्लोज हो चुका है, तो उसको क्या नाम देते हैं बताओ. लिगामेंटम आर्टरियोसम. So now it is called as a ligamentum arteriosum. Okay. इसके अलावा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आपको बोला है कि हार्ट के ऊपर में डबल लेयर का कवर होता है. क्या बोलते हैं हार्ट के ऊपर के कवर को बताओ. पेरिकार्डियम. हमारा जो हार्ट होता है उस पे प्रोटेक्शन के लिए डबल लेयर का कवर होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम. तो उसमें भी 2 लेयर है. सबसे आउटर लेयर जो है उसको क्या नाम दिया जाता है, याद करो. फाइब्रस पेरिकार्डियम. देखो फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं. हार्ट जो है उस पे 2 लेयर का कवर है प्रोटेक्शन के लिए. 2 में से आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, फाइब्रस पेरिकार्डियम. और जो इनर वाला लेयर होता है वो खुद 2 पार्ट में डिवाइडेड है. इनर वाली लेयर को हम क्या नाम देते हैं, सेरस पेरिकार्डियम. सेरस पेरिकार्डियम में आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल लेयर, इनर लेयर को बोलेंगे विसरल लेयर. याद आया. फिर एक बार बताते हैं. देखो पेरिकार्डियम डबल लेयर का कवर ऑन हार्ट. आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम. इनर लेयर को बोला जाएगा सेरस पेरिकार्डियम. सेरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर रहेगी. आउटर वाली लेयर को बोलेंगे पैराइटल लेयर, इनर वाली लेयर को बोलेंगे विसरल लेयर. तो पैराइटल एंड विसरल इन 2 लेयर के बीच में फ्लूइड होता है. क्या बोलते हैं फ्लूइड को बताओ. पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट के आजू बाजू में सराउंड करता है. पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से हार्ट जो उसको प्रोटेक्शन मिलता है. इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट. ओके. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ में आया. कल फिर ये स्ट्रक्चर रिवाइज करेंगे, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ना हम चालू करेंगे. तो किसी का कुछ पॉइंट मिस हो गया होगा तो कल के रिवीजन में आपका और कवर हो जाएगा. और कल हार्ट को इंटरनली हम स्टडी करेंगे. बाकी क्लियर है ये पॉइंट्स. कहाँ पे जा रहे हो एक बार रिवाइज करो. रेस्पिरेटरी सेंटर्स बताओ कहाँ पे रहते हैं, मेडुला. नाम रिपीट करो फटाफट. मेडुला में कौन सा वाला सेंटर है, और रेस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर एंड बोर्ड पे ध्यान दो, रिवाइज करो. और कौन सा सेंटर रहता है बताओ, डायग्नोस्टिक सेंटर. और पॉन्स में कौन सा सेंटर होता है बताओ. अगेन पॉन्स में कौन सा सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ये जो ब्रीदिंग का पैटर्न डेप्थ हम रेगुलेट करते हैं उसको कौन सा रिफ्लेक्स बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड. अमीबा में क्या बताया आपको, साइटोसिस. स्पॉन्जेस में वाटर सर्कुलेट होता है. फ्लैटवर्म में कौन सा सर्कुलेशन होगा, राउंड वर्म्स में होता है. ओके. ओपन सर्कुलेशन का मतलब होता है, क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब रहता है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट. ओके. फिशेस में कौन सा रहता है बताओ, हार्ट कौन सा ब्लड पंप करेंगे, कहाँ पे जाएगा, ऐड होगा, फिर जाएगा वो
बॉडी पार्ट्स में ऐड होगा, अगेन ब्लड विल रिटर्न टू द ह्यूमन बींग्स में रहता है। ओके, ये कल फिर रिवाइज करेंगे और एक बार, देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम कल पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है।